विद्या भारती अवध प्रांत के इस तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय दिवस की वंदना सभा में उपस्थित आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की बात आज भी एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व हमारे साथ है। इस किनारे बैठी हम में से हो सकता कुछ की परिचित आदरणीय रेखा बहन चुड़ासमा गुजरात के सूरत में जन्मी, अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर शिक्षा की साधना का व्रत अपनाया। कुछ दिनों तक एक विद्यालय की प्रधानाचार्य रही। उसके बाद विद्या भारती की पूर्णकालिक कार्यकर्ता यानी प्रचारक जैसा अपना जीवन दान दिया और विद्या भारती की जो शिशु वाटिका शिक्षा है उसकी राष्ट्रीय सह संयोजिका के नाते एक अभिनव शिक्षा पद्धति शिशु शिक्षा की उसका न केवल उसकी रचना की उस पद्धति की, परंतु उसको विद्या भारती के जहाँ जहाँ विद्यालय हैं ऐसे देश के कोने तो पहुँचाने का काम रेखा बहन के श्रम के कारण ही पूरा हुआ। और भारत में कम से कम शिशु वाटिका शिक्षा जो पद्धति है ये केवल एकमेव पद्धति है जो भारतीय पद्धति है। शिशु शिक्षा के क्षेत्र में जितनी पद्धतियाँ हैं वो चाहे मॉन्टेसरी हो, किंडरगार्टन हो, प्लेबे हो, वो सारी की सारी बाहर से आई हैं हमारे पास। तो शुद्ध भारतीय शिक्षा पद्धति शिशु वाटिका उसका निर्माण किया। लेकिन उसके पहले बहुत ही कहिए कि एक कठिन साधना उस काम के लिए आप सबने किया। कल हम लोगों ने सदैव लज्जाराम जी तोमर को याद किया। संगठन मंत्री जी के उद्बोधन में उनकी पंचपदी को याद किया। भारतीय शिक्षा का उनको वो गहन अध्ययन था और एक प्रकार से कहिए कि उनके चरणों में बैठकर गुजरात की हमारी जो 3-4 बहनें हैं जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ स्थान पर हैं, उन्होंने बाकायदा उनकी सेवा करते हुए, और हम लोगों ने तो उनको अधिकारी माना लेकिन आप लोगों ने गुरु मानकर उनके साथ भारतीय शिक्षा के सूत्र, भारतीय शिक्षा का सारा शास्त्र सीखा और अनेक वर्षों तक गुजरात का जो गांधीनगर है उसको केंद्र बना करके उस शिशु वाटिका शिक्षा का काम किया। शिशु वाटिका के आचार्यों, बंधुओं और बहनों के प्रशिक्षण के लिए भी आपने बहुत श्रम किया। हमारे क्षेत्र में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आज शिशु वाटिका शिक्षा की बहुत सक्षम टीम खड़ी है बहनों की। उसका पूरा श्रेय रेखा बहन को जाता है। शिक्षा के विभिन्न शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण पद्धति के साथ साथ जीवन व्यवहार के जितने पक्ष हैं वो शास्त्र शुद्ध कैसे हों इसका बहुत आग्रह रेखा बहन का रहता है। हमारे प्रत्येक क्षण क्षण के काम का वो सारा का सारा काम सवेरे सोने से लेकर और रात में सवेरे उठने से जगने से लेकर रात की दिनचर्या तक जो भी हम करते हैं अपने जीवन में वो भारतीय शास्त्रों के आधार पर हो, वो शास्त्र सम्मत हो, इसका बहुत आग्रह आप करती हैं। और हम सब कार्यकर्ता जो आपके संपर्क में हैं वो सब उसका ध्यान भी रखते हैं। वर्तमान में विद्या भारती की जो बालिका शिक्षा है उसकी राष्ट्रीय संयोजक हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश आपका केंद्र है, वहीं रहकर संपूर्ण देश का प्रवास करती हैं। कोरोना के इस काल में जब बहुत सारा प्रवास संभव नहीं था तो एक महत्वपूर्ण काम के लिए आप उत्तर प्रदेश आईं और उस काम को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरा किया और उसको परिणत तक पहुंचाया। ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो शिशु शिक्षा का काम है, 3 से और 6 वर्ष तक की शिक्षा का जो नया काम है उस पर आप काम कर रही थी और उसको पूरा करने का काम और आगे उसमें फिर प्रशिक्षण देने तक के कि एक जो चरण था
प्रशिक्षण के पहले तक का वो पूरा किया आपने। तो पिछले काफ़ी दिनों से हैं आप इस परिसर में। पिछले वर्ग में भी आपने एक विषय लिया था महत्वपूर्ण। आज भी एक विषय हम सबके साथ ऐसे ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष से संबंधित उसकी चर्चा रेखा बहन करेंगी। मैं उनसे बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि आएँ और अपनी वार्ता के द्वारा हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के इस वर्ग में मंचस्थ आदरणीय उमाशंकर जी, श्री दिनेश जी एवं श्री रजनीश जी और अवध प्रांत के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी आचार्य बंधु भगिनी, यहाँ योगेश जी भी उपस्थित हैं, सबको मेरा नमस्कार। आज वंदना की इस मंगल बेला में हम लोग अपने बारे में चिंतन करेंगे, अपने व्यक्तित्व के बारे में चिंतन करेंगे। स्वाभाविक है कि सुबह का समय थोड़ी नींद तो आती ही है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने बारे में सोचेंगे हम क्या हैं और हमको क्या करना चाहिए। एक मनुष्य के नाते हम लोग अपने व्यक्तित्व को कैसे विकसित करेंगे, उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखती हूँ। हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य योनि में जन्मे हैं। स्वाभाविक है कि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। एक योनि होती है प्राणी जगत माने पशु योनि और एक होती है मनुष्य योनि। तो पशु से हम श्रेष्ठ हैं, हम सब स्वीकार करते हैं। पशु योनि में भी जो जन्म लेता है वो जन्मता है, बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, अपनी प्रजनन क्षमता के आधार पर वंश वृद्धि करता है और बड़ा होता है और मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य योनि का भी यही क्रम है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो मनुष्य योनि और पशु योनि में यही अंतर है कि मनुष्य अपने आप को विकसित कर सकता है। अपनी जन्मजात या जो भी परिसर से, पर्यावरण से जो हमको कुछ ऐसी शिक्षा मिली है जो दुर्गुण युक्त है, उसको भी दूर करके मनुष्य अपना व्यक्तित्व अपने आप विकसित कर सकता है। एकमात्र मनुष्य को ही भगवान की कृपा है। हम कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को काम करते करते नर होते हुए नारायण भी बन सकता है, ये हम लोगों ने सुना ही है। तो जब हम एक व्यक्ति हैं तो व्यक्ति के नाते अपने व्यक्तित्व को कैसे विकसित करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको खुद को जानना चाहिए कि हम 10 साल पहले, 15 साल पहले जैसे थे वैसे आज भी हैं या उसमें कुछ हमने अपने व्यक्तित्व को विकसित किया है। तो आज अपना आत्मचिंतन करने का एक अवसर है। कुछ बिंदु बहुत सरल और बहुत व्यावहारिक आपके सामने रखती हूँ, सब अपना अपना चिंतन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि व्यक्तित्व हमारा कुल मिलाकर जो दिखता है वो शरीर दिखता है। तो शरीर व्यक्तित्व का पहला भाग है हमारा। कहते हैं कि शरीर जड़ है लेकिन उसको जिंदा रखता है प्राण। अगर प्राण निकल गए तो शरीर को अग्नि संस्कार करके जला देते हैं। तो प्राण शरीर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दूसरा हमारा व्यक्तित्व का जो भाग है प्राण शक्ति। शरीर और प्राण के बाद जो हमारा व्यक्तित्व का तीसरा जो भाग है वो है मन। मन विचार करता है, अच्छे विचार भी करता है, बुरे विचार भी करता है, सकारात्मक सोचता है, नकारात्मक सोचता है। अनेक प्रकार के मन के लक्षण हैं। इसी प्रकार से हमारे व्यक्तित्व का जो चौथा भाग है वो है बुद्धि। सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि हमने सुना है। और पांचवा भाग जो सबसे महत्वपूर्ण और पूर्व जन्म से हमको मिला है वो है चित्त का विकास। तो चित्त पर संस्कार होते हैं। हम विद्या भारती में बार बार संस्कार आधारित शिक्षा की बात करते हैं। तो वो चित्त जन्म जन्मांतर के संस्कार लेकर
इस योनि में साथ में रहता है और कहते हैं कि पूर्व जन्म के जैसे संस्कार है उसके आधार पर हमारा व्यक्तित्व इस जन्म में बना है, होता है, और उसी आधार पर हम आगे अपनी यात्रा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो हमारा व्यक्तित्व है उसका विकास कैसे करें। सैद्धांतिक बातें तो बहुत आपने सुनी होगी विभिन्न वर्गों में, कोशों, जो कोश की बात आती है, अन्नमय कोश वगैरह, लेकिन हम सीधी सीधी व्यावहारिक बातें पर चर्चा करेंगे। जैसे हमारा शरीर है, शरीर हमारा स्वस्थ है क्या? शरीर के जो प्रभाव डालने वाले 3 पक्ष हम अगर सोचते हैं तो भोजन, निद्रा, व्यायाम। हम भोजन कैसा लेते हैं, कितना लेते हैं, कब लेते हैं और कैसे लेते हैं। 3 बातें शास्त्र में बताई गई है, हित भूख, रुत भूख, मित भूख। कम खाओ, हित जो हमारे व्यक्तित्व को हितकारी है वैसा खाओ, और रुत अनुसार खाओ। अगर हम इतनी 3 बातें ध्यान रखेंगे तो हम अपने शरीर को अपने आप ठीक रख पाते हैं, स्वास्थ्य के अनुरूप हम अपने आप को खड़ा कर पाते हैं। इसी प्रकार से निद्रा, कभी कभी हमारे व्यक्तित्व को निद्रा के विकास के बारे में, निद्रा सही है गलत है उसके बारे में बहुत विचार नहीं आता। निद्रा स्वाभाविक है, लेकिन कैसे सोना, कितना सोना, सोते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखना, और ख़ास तौर पर कहते हैं कि जैसे हम चादर एकदम चेहरे पर ओढ़कर सो जाते हैं तो ये ढंग ठीक है क्या? बाई करवट सोना, तो अनेक प्रकार के जो उसका शास्त्र है उसके बारे में सोचना चाहिए और उसमें परिवर्तन करना चाहिए। सोना हमारे व्यक्तित्व को, माने निद्रा हमारे व्यक्तित्व को बहुत निखारता है। अगर हमारी नींद पूरी हो जाती है तो सुबह हम हमारे सारे अंगोपांग, मन, बुद्धि वगैरह एकदम माने तरोताज़ा हो जाते हैं। अगर नींद ठीक नहीं हुई तो दूसरे दिन उसका प्रभाव रहता है। तो अपनी निद्रा के बारे में सोचना। व्यायाम, जैसे जैसे आयु परिवर्तन होता है तो व्यायाम के प्रकार भी बदल जाता है। जैसे 16-18 साल में हम जितना व्यायाम कर पाते हैं इतना 40 साल में नहीं कर पाएंगे, 40 साल में जितना कर पाएंगे इतना 60 साल में नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जीवन में व्यायाम का कितना महत्व है, और हम अपने व्यक्तित्व को लेकर हम खुद सोचेंगे कि मेरे व्यक्तित्व को क्या फिट होता है। किसी को दौड़ना जब होता है, किसी को चलना ठीक रहता है, माने टहलना अपने व्यक्तित्व को ठीक लगता है, किसी को योगाभ्यास ठीक लगता है, किसी को प्राणायाम लगता है। मेरे पास जो 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, उसमें मैं एक समन्वित प्रकार से क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, उसका विचार करने से हमारा शरीर एकदम ठीक होता है। शरीर पर जो प्रभाव जो डालता है वो है प्राण और मन। प्राण शक्ति हमारी मजबूत है, मन हमारा संकल्प विकल्प रहित है, माने एकाग्र है, मन एकदम दृढ़ है, तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता शरीर। जैसे हम सब जानते हैं कि कहीं बाहर जाना है, हमको 5 बजे जाना है तो 3 बजे जग कर हम पूरा कार्यक्रम अपना करके 5 बजे निकलते हैं सुबह सुबह। तो इसका मतलब मन तैयार है इसके लिए, तब नींद भी नहीं आती और कुछ भी, माने शरीर एकदम फिट रहता है। सामान्य रूप से अगर करना पड़ता है तो ये नहीं होता। कहने का मतलब है प्राण और मन भी शरीर का बहुत प्रभाव डालने वाला एक प्रभाव डालता है, और साथ साथ वो अगर शरीर के साथ मन और प्राण संयमित है तो शरीर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कभी कभी हमको अनुभव भी होता है। इसी प्रकार से प्राण शक्ति, हम कहते हैं रामदेव जी आज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं प्राणायाम करो, ये करो, वो करो। तो जिसकी विजिगीषु मनोवृत्ति है, माने साहस है, पराक्रम है, थोड़ी छोटी छोटी बात में निराश हताश हो जाता है, वो उसकी प्राण शक्ति माने कम है। जो कोई भी परिस्थिति में डिगा रहता है, कोई भी परिस्थिति में उसकी जो कहते हैं कि संकल्प शक्ति उसकी बिल्कुल दृढ़ रहती है, इसका मतलब प्राण शक्ति हमारी ठीक है। तो एक शिक्षक के नाते हम बच्चों को बार बार कहते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, सीधा बैठो, लेकिन हम बैठते हैं क्या? आधे लोग सीधे हो गए। हाँ, कहने का मतलब छोटी छोटी बात, रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठना, श्वास पूरा लेना, छोटे छोटे श्वास लेंगे तो प्राण शक्ति हमारी कभी नहीं बढ़ सकती। तो पूर्ण श्वास लेने का अभ्यास करना,
बहुत लोगों को सुनते हैं तो वो कहते हैं हमेशा कि जितना लंबा श्वास लेंगे इतना अच्छा है, तो ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिले। कोरोना काल में तो ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत भी है। तो प्राण शक्ति का विकास हम कैसे कर पाएंगे, इसकी भी कुछ बातें, खास तौर पर हम जो धोती करते हैं, वमन धोती करते हैं, नाक साफ करते हैं सुबह, उसमें भी बहुत शास्त्र है, वो जानना चाहिए। स्नान की भी एक शास्त्र की विधि है। अभी मैं एक कुछ पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि सीधा पैर पर, खास तो महिलाओं के लिए था, सीधे सर पर पानी नहीं डालना चाहिए, तो बहुत नुकसान होता है। तो इसी प्रकार से नीचे से ऊपर तक स्नान करना चाहिए। तो ये शास्त्र है, क्योंकि शरीर का जो धर्म है उसके अनुसार उसको नुकसान होता होगा। सूक्ष्म जो ज्ञान तंतु है, सूक्ष्म जो छोटे छोटे वो हमारे शरीर के जो सूक्ष्म नालियाँ है उसको नुकसान होता होगा, इसलिए कहता है। कुल मिलाकर प्राण शक्ति का विकास ये बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर से भी ज़्यादा प्राण की चिंता करनी चाहिए। हम शरीर की चिंता ज़्यादा करते हैं, प्राण की कम करते हैं। तो उसका भी एक मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में कैसे स्थान दें। इसी प्रकार से मन दो प्रकार का होता है। निश्चयात्मक माने विचार करता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों विचार करता है मन। तो कभी कभी सकारात्मक मन ज़्यादा अपेक्षित है। आज जो समाज की या जो परिस्थितियाँ जो हम दिख रहे हैं उसमें नकारात्मकता बड़ी है। कहते हैं कि जैसे विचार होंगे वैसे आप होंगे, आपका व्यक्तित्व होगा। तो हम दया, करुणा, सेवा, समर्पण, त्याग, ये जो भी सकारात्मक गुण हैं वो मन का लक्षण है। इसी प्रकार से द्वंद्वात्मक सुख दुख, ऐसे द्वंद्व जितने भी है वो मन के हैं। संकल्प विकल्प मन के हैं। मन का काम है विचार करना, तो मन पर बुद्धि की लगाम चाहिए, क्योंकि बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो मन तो कहीं भी भागेगा, नकारात्मक बातों में भी भागेगा, और नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाएगा, अवश्य जाएगा, क्योंकि उनका लक्षण है कि मन कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसकी लगाम बुद्धि की चाहिए। तो निश्चयात्मक बुद्धि का विकास, सद्बुद्धि का विकास, दुर्बुद्धि का विकास करते हैं बहुत लोग। ये जो छेतरपिंडी करते हैं, गलत रास्ते से पैसे कमाते हैं, वो बुद्धि कम थोड़ी है, लेकिन बुद्धि उसकी दुर्बुद्धि है। तो बुद्धि का विकास कैसे करना, सद्बुद्धि का विकास कैसे करना, उसका एक कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो बहुत महत्वपूर्ण अगले जन्म के लिए है, चित्त का विकास। वैसे आपने सुना होगा विद्या भारती के आचार्य के नाते, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा का विकास नहीं हो सकता। आत्मा से सबसे नज़दीक जो रहता है वो चित्त ये एक संस्कारों का संच है। उस पर बुरे संस्कार, अच्छे संस्कार, वो ऐसे परत एक के बाद ऐसे होती है, उसको कहते हैं चित्त। और चित्त का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश चित्त पर पड़ता है और हम ऐसे होते हैं। तो ये हमारा व्यक्तित्व का ये पंचकोशीय हमारा भाग है। आप कहेंगे कि मैं अपना व्यक्तित्व को विकसित करूँगी, क्यों करूँगी, क्या मिलेगा मुझे? तो ये यात्रा यहाँ अटकती नहीं है, ये यात्रा और आगे है। जैसे मैं अपने व्यक्तित्व को, शरीर भी ठीक कर लिया, प्राण शक्ति भी ठीक कर ली, सब कर लिया ठीक, तो मैं अपने आप को, व्यक्तित्व को विकसित करने का आगे का जो सोपान है, अपना व्यक्तित्व परिवार में विलीन होता है। परिवार में मेरा व्यक्तित्व का उपयोग करूँगी। इसी प्रकार से आगे परिवार के आगे हम समाज के बारे में सोचते हैं, तो इसके सोपान हैं जिसको सप्तपदी भी कहते हैं। तो व्यक्तित्व अपना विकास करके परिवार के बारे में, परिवार से आगे व्यक्ति सोचता है तो समाज के बारे में सोचता है, समाज के आगे व्यक्ति सोचता है तो देश के बारे में सोचता है, राष्ट्र के बारे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे आगे जब बढ़ता है तो वैश्विक दृष्टि से सोचता है। भाई आज विश्व की क्या स्थिति है, आज अमेरिका में चुनाव चल रहा है, क्या है। तो इस प्रकार से व्यक्ति वैश्विक स्तर पर सोचता है और धीरे धीरे सृष्टि और परमेष्ठि, तो व्यष्टि से परमेष्ठि तक की जो यात्रा है वो व्यक्ति अपने आप कर सकता है। एकमात्र भारतीय चिंतन में ये स्पष्ट रखा है कि हम भारत में ऐसा है कि व्यक्ति सृष्टि परमेष्ठि तक अपनी यात्रा कर सकता है। तो हमारी जो आकृति है वो जहाँ से बिंदु शुरू हुआ ऐसे गोल 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 कहीं अटकती नहीं है,
सतत विकसित होती हैं। जैसे भारतीय चिंतन ये कहता है कि व्यक्ति एक गोल अलग है, दूसरा गोल ये परिवार है, तीसरा गोल वो समाज है, चौथा गोल वो राष्ट्र है। तो ये व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा बिल्कुल अलग है भारत की और विदेश की। विदेश में पैसे कितने हैं, गाड़ी बंगला संपत्ति धन दौलत कितनी है, उसके आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। हमारे देश में उन्होंने समर्पण कितना किया है, उन्होंने त्याग कितना किया है, समाज के लिए देश के लिए उन्होंने फांसी पर चढ़ गए, उसकी पूजा हम करते हैं, उसको हम मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत की जो व्यक्तित्व की संकल्पना अलग है, विदेश की जो व्यक्तित्व विकास की संकल्पना अलग है। हमारे यहाँ कोई भी बूढ़े व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को पूछ लीजिए आपको क्या चाहिए, बस अभी तो मुझे भगवान ले ले और मुझे मोक्ष दे दे। इसका मतलब मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति चाहता है। माने फिर से मोक्ष क्या है, सीधी सादी एक ही वाक्य में कहे तो फिर से जन्म न होना, वो मोक्ष है। तो व्यक्ति अपने अच्छे कार्य करते करते चित्त पर जो संस्कारों का अगले जन्म से लेकर आता है, इस जन्म के संस्कार अगले जन्म में ले जाता है और धीरे धीरे वो अपने आप को परमात्मा में मिलन, ऐसा भी शब्द उपयोग करते हैं, लेकिन हम मोक्ष की प्राप्ति माने फिर से मुझे जन्म न मिले, इस प्रकार की साधना एक काम करूं। इस प्रकार से एक हमारे भारत की एक व्यवस्था है, विकास की ये संकल्पना है। ये थोड़ी सैद्धांतिक बात करने के बाद मैं अपने पास जो 10-15 मिनट है उसमें हम एक आचार्य के नाते अपने व्यक्तित्व को कैसे विकसित करेंगे, इसकी छोटी छोटी कुछ टिप्स, छोटे छोटे कुछ बिंदु आपके सामने रखती हूँ। हम एक शिक्षक हैं, हम आचार्य हैं, तो हमारे जीवन में उत्साह, हमारे जीवन में प्रसन्नता और हमारे जीवन में जोश है क्या, वो प्राण शक्ति के साथ सीधा सीधा जुड़ा है। कभी कभी काम करते 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 बस करते जाते हैं, लेकिन उसमें कोई नई चुनौती को सामना करने का सामर्थ्य, कभी कभी अरे अभी नौकरी कितनी बची है, 6 साल है, 8 साल है, 10 साल है, ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन मेरे जीवन में एक आचार्य के नाते मेरे प्रसन्नता से मैं काम करूं, उत्साह से काम करूं, हाउ टू जोश, इस प्रकार से काम करूं, तो इस प्रकार का स्थान हम दे सकते हैं क्या। इसी प्रकार से आज सकारात्मक सोच का समाज में अभाव लग रहा है। मैं जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, उसको सकारात्मक दृष्टि से देखूंगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे मन में ऐसा आता है कि भाई विद्या भारती में नौकरी करते हैं, सरकार की तो है नहीं, तो क्या करें, सरकार में चाहिए थी लेकिन मिली नहीं, मजबूरी में काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं जो सीधा सीधा मन से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन हम बुद्धि को लगाम दें कि भाई जो है वो है, तो उसमें मैं सकारात्मक रूप से कैसे देखूंगा। अरे मैं कम मानधन लेकर समाज का अच्छा मनुष्य निर्माण कर रहा हूँ, विद्यार्थियों का निर्माण कर रहा हूँ। विद्या भारती के इतनी बड़ी जो संकल्पना है देशव्यापी, उसका मैं एक घटक हूँ। इस प्रकार का विचार करेंगे तो सकारात्मक विचार करना एक आचार्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से हम लोग एक शिक्षक है, आचार्य हैं, तब मेरे उच्चारण ठीक है क्या, मैं जो बच्चे को संदेश देना चाहती हूँ, जो मैं बोलना चाहती हूँ, मैं जो उनको एक कहते हैं ना शिक्षण प्रक्रिया होती है, आवागमन एक प्रेषित किया जाता है विचारों को विद्यार्थियों में, तो मेरा उच्चारण, मेरा अंदर से दम खम आवाज़ है क्या, विकास करना चाहिए। अगर वाणी का विकास नहीं करेंगे तो शिक्षक के नाते हमारा व्यक्तित्व मुझे लगता है कि प्रभावित कम ही होगा। क्योंकि व्यक्तित्व हमारा तभी बनता है कि जो हम काम करते हैं उसके अनुरूप हमारे गुण होते हैं। नहीं तो अगर हम भाषण करते हैं और बोलना ही नहीं आता है तो क्या मतलब, हम शिक्षक है लेकिन हमारा अंदर से आवाज़ ही नहीं निकल रही, 50 बच्चों को सुनाई दे ऐसी, तो क्या मतलब। तो हम अपनी उच्चारण शक्ति, अपने वक्तव्य को कैसे प्रभावी बना सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को कैसे अच्छी कर सकते हैं, एक व्यक्तित्व विकास का बहुत बड़ा पक्ष शिक्षक के नाते मुझे लगता है कि होना चाहिए। हमारा वर्गखंड का नियंत्रण कैसा है, अपना व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं आँख ऐसे करूँगी, मेरा वर्गखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, या मेरे मन की भाषा, मेरी आंखों की भाषा समझ जाएंगे। वर्ग क्लासरूम कंट्रोल मेरा कैसा है, नहीं है तो उसको विकसित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से हम प्रयोगशील क्या हैं या गतिशील हैं, हम अपने में जो रुचि है उसको विकसित किया है।
अगर ये कर लेंगे तो हम अपने व्यक्तित्व को विकसित कर लेंगे। नवाचार करने का स्वभाव हमारा है क्या? आज दिन ब दिन अलग अलग जो शिक्षा में अलग अलग पहलू आ रहे हैं, तो मैं सीखूंगा, इस प्रकार का एक मन हमारा बनता है क्या? ये सारी बातें मन, प्राण, मन, बुद्धि सबके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, नवाचार को सीखना, अपने जीवन में वो उतारना और विद्यार्थियों को भी नवाचार की ओर प्रेरित करना, तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होगा। हम शिक्षक के नाते अपडेट है क्या? मैं शिक्षक हूँ तो आज मुझे सामाजिक, राष्ट्रीय और जो चुनौतियाँ हैं वो मालूम हैं। उस चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य विद्यार्थियों को मैं कैसे वो प्रेषित करूँगा, इस प्रकार का भाव हमारे मन में आता है क्या? तो ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं अपने आप को अपडेट रखूँगा। स्वाध्याय से, नेट में आज नई नई चीज़ें आती हैं, उसके आधार पर आज जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसकी विज्ञान की परंपरा भी बहुत नए नए आविष्कार जो हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं एक शिक्षक के नाते अपने व्यक्तित्व को ऐसे विकसित करूँगा कि जिसके कारण मैं सभी बातों को, नई नई बातों की जानकारी मुझे हो। इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। हम अपना परिवार, विद्यालय का परिवार और जो भी समाज है उसमें समायोजन कितना कर पाते हैं, समन्वय कितना कर पाते हैं। कभी कभी स्टाफ में 10, 12, 15 लोग होते हैं तो एक दूसरे का समन्वय कभी कभी कम होता है। तो मैं अपने व्यक्तित्व को ऐसा विकसित करूँगा कि मैं जितने भी लोग हैं उसके साथ मेरे अच्छे संबंध हो। समन्वय और समायोजन करने की क्षमता, विकास, ये भी अपना व्यक्तित्व का बहुत बड़ा गुण है। इसी प्रकार से संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। मेरे पास कितनी चीज़ें हैं, इसमें मैं संतोषी, मुझे संतोष है। तो इस प्रकार का भाव अगर हम विकसित करेंगे तो दुख का कारण ही नहीं रहेगा और मन प्रसन्न ही रहेगा। कभी कभी मन उत्तेजित हो जाता है क्योंकि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये मुझे नहीं मिला, ये मिलता तो बहुत अच्छा रहता। ये सब विचार हम जब करते हैं तब संतोष नाम का जो सुख है, संतोषी नर सदा सुखी, इस प्रकार की एक कहावत भी है। तो संतोष का जो तत्व है, अपने व्यक्तित्व को कैसे करें। सादगी तो बहुत अच्छी बात है। सादगी माने बिल्कुल मैले गले कपड़ा पहनना, फिर वो सूती कपड़े पहनना। ऐसा मेरा सूती कपड़ा पहनना तो प्रेस करके पहनना, अच्छे से पहनना, साफ सुथरे पहनना। तो ये सादगी भी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व का एक बड़ा भाग होता है। ईश्वर प्रणिधान, जब हम ईश्वर को समर्पित करते हैं अपना जीवन, तब हमारा व्यक्तित्व बहुत विकसित होता है और अपने व्यक्तित्व में आत्मविश्वास भर जाता है। जिसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास है उसको कोई माने समस्या आती ही नहीं है, आती है तो उसका समाधान अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार से भारत में विकास की जो संकल्पना है वो पैसे नहीं है, धन दौलत नहीं है। विकास की संकल्पना गाड़ी बंगला नहीं है। विकास की संकल्पना है व्यक्ति अपने आप को विकसित करके अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने सृष्टि जो समग्र जगत में दिख रही है और परमेष्ठी के लिए जब अपना व्यक्तित्व विकसित करते करते विद्या भारती का जो सूत्र है सा विद्या या विमुक्तये, तो मैं ऐसी विद्या मुझे मिले जो मुक्ति दिलाए। मतलब जड़ चेतन में जो बंधन है, राग द्वेष है, जो नकारात्मक बातें हैं, वो बातों से मुझे मुक्ति दिलाए और मैं अपने आप को मैं मुक्त हो जाऊँ, माने मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कल्पना व्यक्तित्व विकास की है। अंततोगत्वा आप लोग एक विशेष प्रशिक्षण में आए हैं। यहाँ आप अपने आप को एक व्यक्तित्व विकास का एक बहुत बड़ा पक्ष लेकर जा रहे हैं। यहाँ आप अच्छे से सीखिए। जो आपको समय मिला है उसमें आप जो नई नई बातें हैं उसको समझिए और अपने विद्यालय को अपडेट करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और आप अपने काम में सफल हो और अपने आप को विकसित करके आप यहाँ से जाए। इस प्रकार की शुभेच्छा के साथ मेरी बात पूर्ण करती हूँ। अस्तु।